हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के टॉप 20 MCQs जो बाइलिंगुअल चलने वाले हैं। ठीक है, यह आपको एग्ज़ाम को रेडी करने में सहायता करती है और बिहार बोर्ड के ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप में जल का वहन करने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। Which plant tissue is responsible for the transport of water? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमा या ऑप्शन डी एपिथीलियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। तो जाइलम करता क्या है, तो आइए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन है, जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है। अब इंग्लिश में जान लेते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ज से जल, ज से जाइलम, ये याद रखने का तरीका होता है। और फ्लोएम में क्या होगा, तो फ से फल बनते हैं और फ से फ्लोएम जो खनिज लवण बनाता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, अभी मैंने बताया। पैरेन्काइमा क्या करता है, तो पैरेन्काइमा पौधों को सहारा देता है। भोजन भंडारण में पैरेन्काइमा काम आता है। ठीक है, एपिथीलियम क्या करता है, एपिथीलियम सुरक्षा प्रदान करता है। कहाँ, आंतरिक अंगों को, पेड़ों के आंतरिक अंगों को, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काम कौन करता है, एपिथीलियम। बाहरी परत एपिडर्मिस या एपिथीलियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल इज। ऑप्शन ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी केंद्रक या ऑप्शन डी राजधानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, चलिए आइए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल विच ट्रैप्स सोलर एनर्जी, जो अपने में किसको, सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शंस की ओर। इसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। ये एटीपी में ऊर्जा बनाता है। ठीक है, बनाता है। नेक्स्ट, वैक्यूल क्या करता है, ऑप्शन नंबर डी। वैक्यूल क्या करता है, तो वैक्यूल करता है जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों को जमा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। केंद्रक क्या करता है, ये आनुवांशिक नियंत्रण करता है। ये कोशिका की सभी विधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन तो हम लोगों ने जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। Which enzyme is responsible for the digestion of protein in the stomach? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। ठीक है, कैसे, चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में किसको तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। और इससे यह भी जान सकते हैं कि यह एंजाइम यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय होता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है और जटिल प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। क्या में तोड़ देता है, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। नेक्स्ट हम लोग इसका ऑप्शन को पहले पूरी तरह जान लेते हैं। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या शर्करा कह सकते हैं, यानी माल्टोज में बदलने का काम करता है। कौन, एमाइलेज। ठीक है, यह पाचन की प्रक्रिया को आपके लाड़ यानी कि मुंह और अग्नाशय से पैनक्रियाज में शुरू करता है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज क्या करता है, फैट का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट का पाचन करता है। ठीक है, ये जटिल वसा अणुओं को फैटी एसिड और ग्लाइकोस्ट्रोल में तोड़ देता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। ठीक है, लास्ट बचा ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन क्या करता है,
ट्रिप्सिन क्या करता है? ये छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या चीज़ का पाचन करता है? प्रोटीन का। ये छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। ये पैनक्रियास यानी अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। ट्रिप्सिन किसके द्वारा, क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं फ्रेंड्स कि ट्रिप्सिन किसके द्वारा बनाया जाता है। तो अभी मैंने इसमें पढ़ाया कि ट्रिप्सिन पैनक्रियास यानी अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आप लोग देख रहे हैं यहाँ से एक तंत्रिका कोशिका, यहाँ से एक तंत्रिका कोशिका। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड द्रुमिका, सिनेप्स या ऑक्सोन या आवेग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है यह वह स्थान है जहां रासायनिक संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में और जानना चाहें तो हम लोग यह भी जान सकते हैं कि यहीं से विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों के रूप में, किसको? विद्युत संकेत को रासायनिक संकेतों के रूप में क्या किया जाता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तक पहुंचाया जाता है। ये एक गेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? गेट की तरह काम करता है, जो तय करता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, और कौन से संकेत को आगे भेजना है और कौन से संकेत को पीछे ही रखना है, मतलब अभी नहीं भेजना है, ये काम करते हैं। ठीक है, सिनेप्स काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन और ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कैसे? तो चलिए एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, इंसुलिन इज द पैनक्रियास, इट्स डेफिशिएंसी causes डायबिटीज। यह पैनक्रियास द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? पैनक्रियास द्वारा स्रावित होता है और कोशिका को रक्त से ग्लूकोज सोखने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? पैनक्रियास द्वारा स्रावित होता है और कोशिका को रक्त से ग्लूकोज सोखने में मदद करता है। रक्त से ग्लूकोज सोखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी या ऑप्शन डी मूत्राशय। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। नेफ्रॉन रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, जो लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य करते हैं। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वृक्काणु भी कहते हैं, वृक्काणु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाइनरी विखंडन किस जीव में होता है? यानी बाइनरी फिजन अकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी ईस्ट या ऑप्शन डी स्पाइरोगाइरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अमीबा। ठीक है, ये रहा अमीबा का फिगर। इसके अलावा अमीबा के अलावा यह बैक्टीरिया, किसमें? बैक्टीरिया पैरामीशियम
यानी यूग्लिना जैसे एक कोशिकीय जीवों में ये सब क्या है? पैरामीशियम, ये सब क्या है? ये सब एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में भी प्रजनन का मुख्य तरीका है, ठीक है। ये सब करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। इसमें एक जनक कोशिका दो समान संतति में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अमीबा में ये आप देख सकते हैं पेरेंट अमीबा, फिर ये अभी टूट रहे हैं, टूट के दो में भी खंडित हो गए, ठीक है। और यहाँ बन गए टू डाउटर अमीबा, ठीक है, टू डाउटर अमीबा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज स्त्री केसर, ऑप्शन बी पुंकेसर, ऑप्शन सी दल पुंज या ऑप्शन डी बाह्यदल। तो हम लोग सब जानते हैं कि ये होता है, ये स्टेमेन क्या कहते हैं? नर जनन अंग को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं, यानी पुंकेसर। एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं। ये जो एंथर आप देख रहे हैं और फिलामेंट जो देख रहे हैं, ये पुंकेसर दो में विभाजित होता है, पहला पराग एंथर और दूसरा फिलामेंट में, ठीक है। स्टेमेन क्या करता है? ये परागकण को यानी पॉलन ग्रेन को, परागकण को क्या करता है? पॉलन ग्रेन को उत्पन्न करता है, जिनमें नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट होते हैं और निषेचन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। स्टेमेन दो मुख्य भाग में होता है, पहला एंथर जैसा कि देख सकते हैं जिसको परागकोश कहते हैं और दूसरा फिलामेंट, ठीक है। चलिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। मैं उसे और डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। तो हम लोग सब जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। इन्होंने पी यानी मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक बड़ी टी और स्मॉल टी यानी बड़ा पौधा और एक छोटा पौधा पे आविष्कार करके खोज निकाली थी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग करके वंशानुक्रम ठीक है, वंशानुक्रम के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10। पाइरूवेट का विखंडन ऊर्जा देने के लिए कहाँ होता है? ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट इनटू एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट या ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। हम लोग इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें भी वही बात बोल रहा है, इस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। देख रहे हैं, इसमें जो भी ऊर्जा बना वो किसके रूप में निकल रहा है? एटीपी के रूप में निकल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल या ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि ये है, इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो किसको नियंत्रित करती है? कामकाज को, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, कौन नहीं, ये नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ठीक है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज CO2, वाटर, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का स्रोत है वाटर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वाटर है, ऑक्सीजन का स्रोत बना रहा है वाटर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल एक प्रकाशिक अपघटन के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करता है। यहाँ पे देख सकते हैं
ये है H2O जो किसको मुक्त कर रहा है, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेस विच डिजीज? स्कर्वी रोग, घेंघा रोग, रिक्टस या एनीमिया? तो हम लोग जानते हैं स्कर्वी रोग के कारण ही क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ये देखिए फिगर में आप देख सकते हैं। चलिए ये देखिए नॉर्मल तरीके से ये हमारा गला ऐसा रहता है, लेकिन जब आयोडीन की कमी होती है तो ये सूज जाता है, ठीक है। इसके कारण गले में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये क्या है, थायराइड ग्रंथि, इसमें सूजन आ जाती है। और नॉर्मल के दिनों में हम लोग का ऐसा रहता है, जिसे ये बीमारी हो जाती है इंसुलिन की कमी से, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14, मानव में अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस इज? हृदय, ऑप्शन नंबर बी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ऑप्शन सी वृक्क या ऑप्शन डी ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये इसे इसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर। ये रहा हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका शरीर में कोई काम नहीं होता। ये वे अंग है जिनका वर्तमान शरीर में कोई कार्य नहीं है, कार्य नहीं होता, कोई भी इसका काम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज? RNA, DNA या प्रोटीन या एमिनो एसिड? तो हम लोग जानते हैं कि अधिकांश जीवों में आनुवांशिक का बाद जहाँ भी आएगा तो DNA होगा, ठीक है। DNA पदार्थ होता है। ये क्या करता है, ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। DNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। DNA माता पिता के संतानों तक आनुवांशिक कोड ले जाता है, ठीक है। जो माता पिता में DNA रहेगा वो बच्चे में भी पाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, दोहरा परिसंचरण किस जीव में पाया जाता है? डबल सर्कुलेटरी इज फाउंड इन विच एनिमल? तो दोहरा परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है, ह्यूमन में, ठीक है। ये देखिए हार्ट का पिक्चर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। आप लोग सब जानते हैं ये हमारा शरीर है, हमारा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है। तो हमारे पूरे शरीर में जब हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? 2 बार हृदय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी गैस हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या हीलियम? बोल रहा है कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन बचाती है। कौन बचाती है? ओजोन की परत बचाती है। लेकिन ये कहाँ होता है, कौन से मंडल में होता है? तो चलिए एक्सप्लेनेशन में जानते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन कहता है ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा बीच का परत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग सब जानते हैं ऑटोट्रोपिक क्या चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? सब चीज़ के लिए। इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल के लिए भी जिम्मेदार होता है और सूर्य का प्रकाश भी इसे चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। हम लोग सब जानते हैं सूर्य की रोशनी की, पानी की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये सभी की क्या होती है? ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भोजन के पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है? द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड? स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या माउथ? तो हम लोग जानते हैं कि भोजन के पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमच नहीं होता, आमाशय बिल्कुल नहीं होता। आमाशय में हमारा भोजन आधा पकता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह पक जाता है, यानी पच जाता है, ठीक है। छोटी आंत में पूरी तरह भोजन हमारा पच जाता है, ठीक है।
और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? छोटी आंत ही होती है। देखिए ये जितना भी ऐसे फोल्डेबल है ना, इसे आप खोलिएगा तो ये बहुत बड़ी ग्रंथि होगी, यानी बड़ी आंत से भी बड़ी कौन होती है? छोटी आंत होती है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बस का अंतिम विखंडन यही होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट, पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है? यानी बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस किसका सिक्रेशन करते हैं? आमाशय का, पैनक्रियाज का, लीवर का या पित्ताशय का? तो हम सभी जानते हैं कि पित्त रस का स्राव कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। ये रहा हमारा लीवर का पिक्चर। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। यह पित्ताशय में जमा होता है और वसा के पाचन में मदद करता है। कौन? यकृत। ठीक है, कौन करता है? लीवर करता है। ये देखिए सिक्रीशन कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है और फैट डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें और भी कुछ ऐड करवाना है या फिर आप चाहते हैं मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करूँ, तो वीडियो के अंत में तक देखकर वीडियो को ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।